अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम डिस्कस कर रहे थे 2015 का इंटीरियर सिंध का पेपर। कुछ सवालात रह गए हैं। ये क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखें, अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, एक को हम कहते हैं हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, जिसमें एल्गी आ जाते हैं, जिसमें साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी। हीटरोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकता, तो वो किसी और पर डिपेंडेंट होता है, यानी वो किसी और को एज अ फूड इस्तेमाल करता है। यानी कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेड मटेरियल खाते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते वो कहलाते हैं हीटरोट्रॉफ्स। अब हीटरोट्रॉफ के अंदर हमारे पास दो मेन मोड होते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। एक को हम कहते हैं इंजेस्टिव। इंजेस्टिव के अंदर क्या होता है, ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है कि पहले खाना बॉडी के अंदर आता है और फिर उसके बाद उसे तोड़ा जाता है, उसे डाइजेस्ट किया जाता है। ये मोड न्यूट्रिशन का कहलाता है इंजेस्टिव। ये हीटरोट्रॉफिक तो है लेकिन ये इंजेस्टिव टाइप है। आप और मैं पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं, वो खाना अंदर जाता है और फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो ब्रेक होता है। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हीटरोट्रॉफिक के अंदर वो कहलाता है एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव के अंदर क्या होता है, पहले खाना बॉडी में नहीं जाता बल्कि पहले उसे तोड़ा जाता है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स किए जाते हैं कि वो बॉडी में आ सकें और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है एब्जॉर्प्टिव। इसी के बारे में पूछा है कि वो कौन सा किंगडम है कि जिसके अंदर ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो वो फंजाई हैं। फंजाई और एनिमल्स दोनों, चूंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये हीटरोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, एनिमल्स होते हैं इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफ्स जबकि फंजाई होते हैं एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ्स। अगर हम बाकी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो प्लांट्स तो हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स हैं जिसमें बैक्टीरिया आता है और साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, हीटरोट्रॉफिक। और प्रोटोक्टिस्टा जो है जिसके अंदर प्लांट लाइक भी आते हैं, एनिमल लाइक भी आते हैं, फंजाई लाइक भी आते हैं, इसमें भी दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। किंगडम प्लांटे ऐसा है कि जिसके अंदर सारे मेनली ऑटोट्रॉफ हैं, और किंगडम एनिमेलिया ऐसा है जिसमें सारे हीटरोट्रॉफ है लेकिन इंजेस्टिव, और किंगडम फंजाई ऐसा है जिसमें सारे हीटरोट्रॉफ हैं लेकिन एब्जॉर्प्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हार्ट से रिलेटेड है। द फॉलोइंग आर ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट दैट कंट्रोल द हार्ट एक्शन, ठीक है। एक चीज़ का नाम है परकिंजी टिश्यू, एक है साइनोएट्रियल नोड और एक है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नाउ फॉर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट। तो पहले मैं थोड़ी सी तमहीद बांध दूँ। देखिए, हमारा कोई भी मसल जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ अगर मूव कर रहा है या मैं अभी जो बोल रहा हूँ, ये काम मैं मसल से करता हूँ, ठीक है। इसके लिए पहले मैसेज आता है मेरे मसल के पास। वो कहाँ से आता है, वो आता है नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से आता है या स्पाइनल कॉर्ड से आता है। और इस मैसेज के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है नर्व इम्पल्स। अगर ये मैसेज ना आए तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। मैं हाथ मूव नहीं कर सकता, मैं चल नहीं सकता जब तक मेरे दिमाग से या मेरी स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज नहीं आता। बिल्कुल इसी तरीके से जो हार्ट है वो भी एक मसल है। हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स होते हैं, तो कार्डियक मसल को भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज चाहिए, कोई ना कोई नर्व इम्पल्स चाहिए। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि बाकी जितने भी बॉडी के मसल्स हैं उनके मैसेजेस आते हैं ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। हार्ट होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब यह है कि हार्ट अपनी कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज खुद जनरेट करता है, यानी खुद हार्ट जो है उसके अंदर एक पॉइंट होता है छोटा सा जहाँ से मैसेज निकलता है और पूरे हार्ट में फैल जाता है कि हार्ट ने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो पॉइंट कहलाता है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। इसीलिए इसे कहा जाता है पेस मेकर, क्योंकि देखें मैंने कहा हर कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, मैसेज चाहिए, और वो मैसेज आ रहा है साइनो एट्रियल नोड से। इसका मतलब क्या है, हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा साइनो एट्रियल नोड, क्योंकि जितनी बार इसमें से मैसेज निकलेगा हार्ट उतनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो पेस कहते हैं स्पीड को, तो हार्ट की स्पीड क्या होगी, हार्ट का रेट क्या होगा, ये साइनो एट्रियल नोड डिसाइड करता है, इसे कहते हैं पेस मेकर। ये अकेला काम नहीं करता, मैसेज यहाँ से निकलता है और फिर इसके पास जाता है AV नोड के पास, और उसके बाद जाता है बर्किंजी टिश्यूज के पास। मैं डायग्राम में दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हार्ट का बेसिक से स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ जो कंडक्शन सिस्टम है, यानी जो मैसेजेस लेके जाता है। तो ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। राइट एट्रियम में ये जो ऊपर वाला चेम्बर है, इसमें यहाँ पर कहीं एक अदद छोटा सा एरिया होता है, दिस एरिया, दिस इज नोन एज SA नोड। यहाँ से मैसेज निकलता है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा राइट एट्रियम में ही जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान दीवार होती है, यहाँ पे क्लियरली नजर नहीं आ रही, लेकिन एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान दीवार होती है जिसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे कहीं एक और छोटा सा एरिया होता है जिसे हम कहते हैं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये SA नोड है और ये AV नोड है। अच्छा, इस AV नोड से निकलती हैं इस AV नोड से निकलता है एक वायर और वो यहाँ आ जाता है। ये वायर कहलाता है बंडल ऑफ हिस। दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। उसके बाद आगे जाके ये बंडल ऑफ हिस जो है ये डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में। एक ब्रांच राइट साइड पे जाती है, इधर आ गई, और एक ब्रांच लेफ्ट साइड पे जाती है, ये इधर आ गई। ठीक है, एक राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी, एक लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। ये ब्रांचेस कहलाती हैं राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और दोनों ब्रांचेस से बहुत बारीक बारीक से फाइबर्स निकलते हैं, बहुत बारीक बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या फाइबर्स निकलते हैं, और पूरे वेंट्रिकल की, ये वेंट्रिकल की दीवार है जहाँ पर ये मौजूद है, पूरे वेंट्रिकल की दीवार में फैल जाते हैं। ये जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, दीज आर नोन एज पर्किंजी फाइबर्स। ठीक है, दीज आर पर्किंजी फाइबर्स। अब देखिए काम कैसे होता है। सबसे पहले मैसेज यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है, कि हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट होना है। ये इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है जिसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। जैसे ही मैसेज यहाँ से निकलेगा वो फैलेगा इन चेम्बर्स में। ये जो छोटे वाले चेम्बर्स हैं जिन्हें आप कहते हैं एट्रिया, इस वाले एट्रिया में भी और इस वाले एट्रिया में भी। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम में ये मैसेज फैल जाएगा। जैसे ही एट्रिया को मैसेज मिलेगा, दोनों एट्रिया एक साथ क्या करेंगे, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड एट्रिया से मूव करके जाएगा इस चेम्बर में जिसे आप वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अच्छा, अब ये जो मैसेज फैलता हुआ एट्रिया तक गया था ना, ये मैसेज फैलते फैलते पहुंच जाएगा इस पॉइंट तक जिसे हम कहते हैं AV नोड। AV नोड क्या करता है? AV नोड का काम है इस मैसेज को एट्रिया से आगे पास करना वेंट्रिकल्स में, क्योंकि अब बारी है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की। लेकिन AV नोड जो है वो 0.1 सेकेंड के लिए, बहुत थोड़ा सा वक्त है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0.1 सेकेंड के लिए ना इस मैसेज को रोक लेता है, आगे पास ऑन नहीं करता। क्यों? इसलिए कि अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है। अगर फौरन से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो ब्लड, ये वेंट्रिकल्स भरेंगे नहीं ब्लड से, तो ये खाली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे या पार्शियली फिल्ड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज रुक रहा है इसका मकसद ये है कि आराम से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाए, वेंट्रिकल्स एक बार भर जाएं। जब ये भर जाएंगे उसके बाद वेंट्रिकल्स को मैसेज दिया जाएगा कि अब तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैसेज को रोका जाता है। जब एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और वेंट्रिकल्स भर जाते हैं, अब AV नोड से मैसेज आता है इस बंडल के पास, बंडल ऑफ हिस के पास, और बंडल ऑफ हिस से ये जाता है दोनों ब्रांचेस में, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फिर जाता है पुरकिंजी फाइबर में, और पुरकिंजी फाइबर से हर हार्ट के मसल फाइबर को ये मैसेज मिलता है कॉन्ट्रैक्शन का, और फिर ये दोनों चेम्बर जो है, दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड यहाँ जाता है। तो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? SA नोड की। और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? बंडल ऑफ हिस की भी कह सकते हैं और पुरकिंजी फाइबर की भी कह सकते हैं। AV नोड का क्या काम है? मैसेज को ट्रांसफर करना एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक। अब आ जाएं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ये SA नोड कहा गया है, यहाँ पे ये SA नोड है, मैंने बताया यहाँ से मैसेज निकलेगा, फिर वो AV नोड के पास जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिस के पास जाएगा, बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस निकलेंगी और उसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स या पुरकिंजी टिश्यू है। अब इन्होंने कहा है कि भाई वो क्या चीज़ है जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी ऊपर वाले चेंबर और नीचे वाले चेंबर्स के लिए करेक्ट है। पहला ऑप्शन है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड प्रोड्यूस करता है वेव ऑफ एक्साइटेशन। मैंने आपको बताया इसका काम प्रोड्यूस करना नहीं है, ये गलत है। SA नोड प्रोड्यूस करता है वेव ऑफ एक्साइटेशन, बिल्कुल सही है। जब SA नोड प्रोड्यूस करेगा वेव ऑफ एक्साइटेशन यहाँ से निकलेगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। वेंट्रिकल्स को कौन कॉन्ट्रैक्ट करवाता है? पुरकिंजी टिश्यू कैरीज वेव ऑफ एक्साइटेशन, बिल्कुल सही है। जो मैसेज यहाँ से निकला था वो पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, फाइनली कौन देगा वेंट्रिकल्स को? पुरकिंजी टिश्यूज देंगे, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या लिखा है? पुरकिंजी टिश्यूज कैरीज वेव ऑफ, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पुरकिंजी की जिम्मेदारी नहीं है। SA नोड और AV नोड प्रोड्यूस वेव ऑफ एक्साइटेशन, AV नोड वेव ऑफ एक्साइटेशन प्रोड्यूस नहीं करता। देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बड़े सिंपल है, लेकिन इसमें बस एक डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोड्यूस कौन करता है और कैरी कौन करता है। SA नोड प्रोड्यूस करता है अकेला,
एसए नोड और एवी नोड मिलकर प्रोड्यूस नहीं करते वेव ऑफ एक्साइटेशन एट्रिया के लिए। एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए एसए नोड अकेला काफ़ी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है ये सेम नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, डी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा केमिकल या एक ऐसा मॉलिक्यूल कि जो किसी रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करे, चेंज करे, मेनली बढ़ाता है। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि वो खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता। यही कुछ कैटलिस्ट जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी पाए जाते हैं, इंसानों की, जानवरों की, सबकी बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करते हैं। इन्हें हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट या इन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। ठीक है, अब एंजाइम की प्रॉपर्टी और कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी एक ही होती है। ये पूछ रहे हैं वो कौन सी बात है जो सारे कैटलिस्ट में हो। तो अगर आप देखें दे आर ब्रोकन डाउन इन अ रिएक्शन, पहली बात तो ये किसी कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन, अब आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। अगर तो सारे एंजाइम प्रोटीन होते तो ये करेक्ट ऑप्शन होता। कुछ एंजाइम्स खाली प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम के अंदर प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, कोई नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। और आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये तो प्रोटीन है ही नहीं। तो एंजाइम्स की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, तो सारे कैटलिस्ट के लिए ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। दे आर नॉट चेंज बाय द रिएक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंजाइम की डेफिनेशन ही यही है कि आप जितना डालेंगे और जिस तरह का एंजाइम डालेंगे, रिएक्शन खत्म होने के बाद आपको वैसे ही मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कपड़े के 2 पीस करने हैं तो 2 तरीके हैं, या तो आप अपने हाथों से जान लगा के कपड़े के 2 पीस करें, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। इसके बरक्स अगर आप कैंची इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कपड़े के 2 पीस हो जाएंगे। अब ये जो कैंची है जिसने आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया, ये कैटलिस्ट है। क्या कैंची में कोई चेंज आया? जितना कपड़ा काटने से पहले थी जैसी कैंची वैसे ही है। इसका मतलब कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के बाद चेंज नहीं होता। तो ये सारे कैटलिस्ट की डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टी होती है। दे कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो बहुत बेकार सी बात है क्योंकि कैटलिस्ट का काम ही चेंज करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, द डायग्राम शोज द टीथ ऑफ लोअर जॉ, ये पहले भी किसी पेपर के अंदर आ चुका है, लेकिन सवाल इन्होंने कोई और पूछा है। विच टूथ इज अ प्रीमोलर? तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपके पास 4 तरह के दांत होते हैं। ये पीछे जो 3 हैं, इधर भी और इधर भी, दीज आर नोन एज मोलर्स। तो ये जो डी है ये मोलर है। मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग, पीसना, खाने को। उसके बाद ये जो 2 दांत आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों और इस तरफ के ये दोनों, दीज आर नोन एज प्री मोलर्स, क्योंकि ये मोलर से पहले होते हैं। इनका काम भी मोलर जैसा ही होता है, ग्राइंडिंग जिसे कहते हैं, पीसना, बिल्कुल क्रश कर देना खाने को। तो यहाँ पर प्री मोलर पूछा गया है, तो प्री मोलर आपका जो है वो ए है। इसके अलावा इसके बाद ये जो सी नज़र आ रहा है आपको, ये एक ऐसा दांत होता है जो पॉइंटेड होता है, ठीक है। ये हमारे अंदर तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, लाइक शेर है, डॉग है, कैट्स हैं, उनके अंदर ये दांत बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। ये गोश्त की चीड़ फाड़ के काम आते हैं। दीज आर नोन एज कैनाइंस, ठीक है, दीज आर नोन एज कैनाइंस। तो ये जो सी है ये कैनाइन है। और उसके बाद ये जो आगे वाले दांत होते हैं, खरगोश के दांत, ठीक है, ये आपके मुस्कुराने पे बिल्कुल सामने नजर आते हैं। दीज आर नोन एज इंसाइजर्स। इंसाइजर्स जो है ये कटिंग के और बाइटिंग के काम आते हैं। ओके, अ पर्सन विद एम्फीसीमा मस्ट कॉन्शियसली कॉन्ट्रैक्ट मसल्स इन ऑर्डर टू ब्रीद आउट, व्हाट मेक्स दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन नेसेसरी। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं एम्फीसीमा का जो पेशेंट होता है, एम्फीसीमा एक लंग्स की बीमारी है, चैप्टर 13 में आपको मिल जाएगी। ये कह रहे हैं कि भाई एम्फीसीमा का जो पेशेंट होता है उसे सांस बाहर निकालने के लिए, यानी एक्सपायरेशन के लिए, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जबकि आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको सांस खींचने के लिए, सांस अंदर ले जाने के लिए तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन सांस जो बाहर आती है वो एक पैसिव प्रोसेस है, यानी उसके लिए आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपका मसल जब रिलैक्स करता है तो सांस खुद ब खुद बाहर आती है। लेकिन एम्फीसीमा का जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक मसला है कि उसको मसल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है सांस को बाहर निकालने के लिए। ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि एम्फीसीमा होता क्यों है। तो देखिए, एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास ट्रेकिया है, उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है 2 पाइप्स के अंदर जिसे आप कहते हैं ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकाई डिवाइड होता है और छोटे पाइप्स के अंदर जिसे आप कहते हैं ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के एंड में यहाँ पे मौजूद होता है एल्वियोलर सैक, या जिसे आप एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल एल्वियोलाई मिलकर बनाते हैं एक एल्वियोलर सैक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एल्वियोलाई है ना, ये होते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है, जब एयर यहाँ से मूव करके अंदर जाती है
तो ये स्ट्रेच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एल्वियोला है, ठीक है, और इसके अंदर जा रही है एयर। जब इसके अंदर एयर जाएगी तो ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेच हो गया क्योंकि प्रेशर जनरेट हुआ है, एयर अंदर गई है तो ये स्ट्रेच हो गया। और कोई भी चीज़ आपके पास अगर रबर बैंड है और आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो चूंकि वो इलास्टिक है, इलास्टिक होने का मतलब ये है कि उसके अंदर रिकॉइल की एबिलिटी होती है। रिकॉइल का मतलब ये है कि जब आप उसे स्ट्रेच करेंगे और छोड़ेंगे तो वो अपनी दोबारा नॉर्मल हालत के अंदर आएगा, लाजमी आएगा। तो ये हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं ना, ये भी इलास्टिक होते हैं। इसका मतलब ये है हमारा पूरा लंग जो है वो इलास्टिक होता है। अगर इलास्टिक ना हो तो जब हवा भर जाएगी उसमें, यानी जब हम सांस अंदर लेंगे उसके बाद सांस बाहर ही नहीं आएगी। तो सांस बाहर आती ही इसलिए है क्योंकि आपके एल्वियोलाई या आपका पूरा का पूरा लंग जो है वो इलास्टिक है, उसमें रिकॉइल होता है। तो जब ये एयर अंदर जाएगी तो ये स्ट्रेच होगा और फिर एयर फिर जो है इसकी जो दीवारें हैं वो वापस अपनी पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेंगी, वापस अपनी पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेंगी तो एयर जो है वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। अब ये जो एम्फीसीमा है, ये जो बीमारी है एम्फीसीमा, इसके अंदर ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो इलास्टिसिटी है, ये लॉस हो जाती है क्योंकि इसकी वॉल जो है वो डैमेज होती है। जो एल्वियोलाई की दीवार है ये डैमेज होती है और इसके डैमेज होने की वजह से इसकी जो इलास्टिसिटी है ये ख़त्म हो जाती है। जब ये इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो मैंने बताया जब एयर अंदर जाएगी तो ये वाली हालत हो जाएगी। नॉर्मली दोबारा ये इस कंडीशन में आ जाता है, लेकिन एम्फीसीमा के पेशेंट में ये नहीं हो पाता। तो आप समझ लें एयर क्या हो गई, एयर ट्रैप हो गई। तो इन्हें फोर्स लगानी पड़ती है कि अपने लंग्स को कोलैप्स करें या अपने लंग्स को कंप्रेस करें ताकि एयर बाहर जाए। एम्फीसीमा जो है ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ का मतलब ये होता है कि एयर अंदर तो जा रही है लेकिन बाहर आने में इशू हो रहा है, एक्सपायरेशन के अंदर इशू है। क्यों एम्फीसीमा के अंदर? ये बेसिकली मेनली होता है स्मोकिंग की वजह से या पोल्यूशन के अंदर जो गैसेस होती हैं वो जाकर डैमेज करती हैं एल्वियोलाई की वॉल को, तो वो अपनी इलास्टिक जो रिकॉइल है उसे लूज कर देती हैं। और समझे ये आपका बलून था, जो हमारा एल्वियोलाई होता है वो एक बलून की तरह है। बलून के अंदर जब आप हवा भरते हैं और फिर ऊपर से उसको छोड़ते हैं तो वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है। तो एम्फीसीमा के पेशेंट के अंदर जो एल्वियोलाई हैं वो बलून से थैली बन जाते हैं। थैली के अंदर आप हवा भरें तो वैसी रहेगी, फूली भी रहेगी, उसमें से हवा बाहर नहीं आएगी। तो दैट इज़ वाई इनको फोर्स लगानी पड़ती है एयर को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो ऑप्शन है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द एल्वियोलर वॉल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये इसकी पैथोलॉजी होती है, ये इसकी बीमारी का जो है वो प्रॉब्लम होती है, इसकी बीमारी के अंदर ये मसला होता है। अच्छा, बाकी अगर हम देखें तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियोल, यानी ये अगर ट्रैकिया है, फिर ये ब्रोंकाई है और ये ब्रोंकियोल है, तो वो कौन सी बीमारी है कि जिसके अंदर ये जो ब्रोंकियोल है इसका साइज छोटा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये काट के दिखाऊं, जैसे सपोज कर लें ये खीरा है तो मैंने इसका एक सेक्शन निकाल के दिखाया आपको, ये ब्रोंकियोल है। तो कुछ लोगों में क्या होता है, ये ब्रोंकियोल इतना छोटा हो जाता है। क्यों भाई? ये वो पेशेंट होते हैं जिन्हें एज़मा होता है, एज़मा या अस्थमा जिसे कहते हैं। तो इनको जिस चीज़ से भी एलर्जी होती है ना, जैसे वो इनकी बॉडी के अंदर जाता है तो इनके ब्रोंकियोल का साइज छोटा हो जाता है। ये एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में मसला होता है। तो अगर ये एज़मा का पूछते तो हमारा आंसर ए होता, ठीक है, ये एज़मा के अंदर होता है। दूसरा, एक्सिस म्यूकस ब्लॉकिंग द एयर पैसेज, ये भी एज़मा के अंदर होता है। एज़मा के पेशेंट में ना दो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए आपको पता है हमारा ये जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर ना इसकी जो अंदर की दीवार है यहाँ पर एक मटेरियल होता है जिसे म्यूकस कहते हैं। ये डस्ट पार्टिकल को और बैक्टीरिया को पकड़ने के काम आता है। ये ब्रोंकाई में भी होता है, ये ब्रोंकियोल में भी होता है, तो ये यहाँ पर ये मौजूद है, लेकिन बहुत बारीक सी लेयर है। जब कोई ऐसी चीज़ जिससे एज़मा के पेशेंट को एलर्जी है, फॉर एग्जांपल डस्ट से है या पॉलन ग्रेन से है, जैसे ही वो इसकी बॉडी में जाएगा ना तो दो काम होते हैं। एक तो इसका जो ब्रोंकियोल है उसका साइज छोटा हो जाता है, दूसरा इसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब जब ये इतना ब्लॉक हो गया तो इसमें से हवा नहीं गुजर पाएगी, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में मसला होता है। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। पैरालिसिस ऑफ सीलिया इन द एयर पैसेज, ये किस में होता है भाई? तो मैंने बताया कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर म्यूकस है। म्यूकस के अलावा ये जो दीवार है, ये वाली दीवार में बड़ी करके दिखाऊं तो यहाँ पर सेल्स होते हैं। ये सेल से बनी हुई दीवार है और ये वो सेल हैं कि जिनके ऊपर हेयर लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया। तो एक बीमारी है कि जिसके अंदर ये सीलिया ना खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो है लंग कैंसर। जो स्मोकिंग है, बार बार की स्मोकिंग जो है ना, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जाके सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इस सीलिया का काम क्या है? मैंने आपको बताया ना यहाँ पर म्यूकस होता है, तो ये म्यूकस रिप्लेस किया जाता है, यानी ये जो सीलिया है ना ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में। तो पुराना म्यूकस ये बॉडी से बाहर निकालते हैं।
अब अगर सीलिया ही नहीं होंगे तो म्यूकस पड़ा रहेगा, इसमें जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे ग्रो करता रहेगा, सेल में घुस जाएगा, सेल को एबनॉर्मल कर देगा। ये सेल जब एबनॉर्मल हो जाएगा तो ये अपने तरह के और सेल बनाएगा, तो यहाँ पे एक मास बन जाएगा, वो बेसिकली कहलाता है लंग कैंसर। ठीक है भाई, चारों ऑप्शन मैंने बता दिए। चलें, विच रो डिस्क्राइब द शोल्डर जॉइंट ऑफ एन आर्म। ठीक है भाई, तो इन्होंने शोल्डर जॉइंट के बारे में पूछा है, आपके कंधे के बारे में पूछा है कि उसमें बोन्स कौन सी होंगी, उसमें वो जॉइंट की टाइप कौन सी है और उसमें एक्शन कौन कौन से होते हैं। अच्छा भाई देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा है कि आपका शोल्डर जॉइंट जो है उसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, तो आप यहाँ से बड़े आराम से, आपको अगर ये दोनों ना भी पता हो कौन सी बोन्स होती हैं, कौन सा जॉइंट होता है, लेकिन आपने देखा है अपना शोल्डर अगर आप मूव करके देखें तो मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करता है, इसका मतलब बहुत सारी मूवमेंट होती हैं। तो देखिए ये वाहिद ऑप्शन है कि जिसके अंदर बहुत सारी मूवमेंट है। मैं समझाऊंगा ये मूवमेंट क्या होती हैं, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। ये हमारे पास ऊपर वाली बोन है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास नीचे दो बोन्स होती हैं, एक रेडियस है और एक अल्ना। ये ह्यूमरस है और ये रेडियस है और ये अल्ना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिस्ट होगी जिसके अंदर छोटी छोटी 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी 5 मेटाकार्पल्स होंगी और हर मेटाकार्पल के साथ 2 जो हैं ये या 3 जो हैं यहाँ पे कार्पल्स फैलेंजेस लगी होंगी। ठीक है, ये हमारा हाथ है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारा हाथ है ये जुड़ा हुआ होता है सेंटर वाली बॉडी से। ठीक है, ये ह्यूमरस है और ये अटैच होता है इस बोन से जिसे हम कहते हैं स्कैपुला। ये स्कैपुला हमारे पीछे बैक में मौजूद होती है। आपने अगर जिम में किसी को देखा हो विंग्स लगाते हुए, वो जो एक मशीन होती है जैसे ऊपर से जिसकी एक रस्सी होती है और दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर से उसे खींचते हैं, तो उसमें आप देखेंगे ये स्कैपुला जो है ये बहुत क्लियरली नज़र आती है। तो अगर आप अपने बैक पे हाथ भी रखें, ठीक है, ऊपर की तरफ बैक पे हाथ रखें, तो आपको ये स्कैपुला फील होगी। हड्डी है, ट्रायंगुलर सी हड्डी होती है। तो ये स्कैपुला जो है इसके अंदर जाके ये लगता है। अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ये स्कैपुला है। स्कैपुला के अंदर एक कैविटी होती है और इस कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड जो है वो आके लगता है। ठीक है, ये ह्यूमरस का हेड लगा हुआ है। ये जो जॉइंट बनता है, तो पहली बात बोन्स कौन सी इन्वॉल्व है। देखिए रेडियस और अल्ना जो है ये आपके इस वाले जॉइंट में इन्वॉल्व है, इसको एल्बो जॉइंट कहते हैं। अगेन रेडियस और अल्ना ये इस जॉइंट में इन्वॉल्व है, तो ये 2 ऑप्शन नहीं है। सॉरी ये वाला नहीं, इसमें से हो सकता है, हाँ, तो ये वाले 2 ऑप्शन नहीं है क्योंकि रेडियस और अल्ना आती है एल्बो जॉइंट पे। हम बात कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट की। अच्छा, अब स्कैपुला और ह्यूमरस ये दोनों बोन्स तो हैं, इतना तो हमें पता लग गया। अब हम देखते हैं जॉइंट की टाइप। और अगर आप करें तो ये बॉल लाइक इसका हेड है, ये बॉल है और ये जो एरिया बना हुआ है दिस इज अ सॉकेट, तो दिस इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें बॉल एंड सॉकेट दिया है और ये ऑप्शन है यहाँ पे जिसपे हिंज दिया हुआ है। हिंज जॉइंट नहीं होता, हिंज जॉइंट यहाँ पर होता है। हिंज जॉइंट कौन सा होता है, जैसे आपका दरवाजा है ना, खुलता है और बंद होता है, बिल्कुल इसी तरह ये हिंज जॉइंट है। इसमें 2 तरह की मूवमेंट होगी, या तो इस तरफ आएगा ये या इस तरफ जाएगा। इस तरफ आने को कहते हैं फ्लेक्शन और इस तरफ आने को कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये वाला जॉइंट एल्बो जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट एल्बो होता है, जबकि शोल्डर वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अब मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल मूवमेंट होती हैं। रोटेशन है, एबडक्शन है, एक्सटेंशन है और फ्लेक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है और अच्छा इसको मैं समझाऊं कैसे, 1 मिनट। हाँ, मैं बंदा बना के जो है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, ये उसकी 2 आंखें हैं, ठीक है, ये गर्दन हो गई इसकी, इसका चेस्ट हो गया, ठीक है, ये निकला हुआ है इसका हाथ, ये हाथ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका हाथ आपकी तरफ मूव करे, यानी स्क्रीन की तरफ, ठीक है, जिस तरफ आप बैठे हैं, जिस तरफ मैं बैठा हूँ अभी बिल्कुल स्क्रीन के सामने, अगर ये इस डायरेक्शन में आता है, मेरी डायरेक्शन में आता है, तो दिस मूवमेंट विल बी नोन एज फ्लेक्शन। और अगर ये पीछे जाता है, स्क्रीन के बैकवर्ड जाता है, तो ये कहलाता है एक्सटेंशन। ये बिल्कुल वो है जो फौजी नहीं होते, फौजी जो हैं वो अपना हाथ आगे लेकर आते हैं चलते वक्त, ठीक है, वो फ्लेक्शन है, और हाथ जब पीछे जाता है तो वो एक्सटेंशन है। अच्छा, और कौन सी मूवमेंट होती है भाई,
तो अगर ये पूरा हाथ इसकी बॉडी से दूर जाए, जैसे आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, आपका हाथ बिल्कुल बॉडी से लगा है, लेकिन आप जो है वो उड़ने के अंदाज में, जैसे हम हाथ जैसे परिंदा अपने पर को फैलाता है, अगर आप अपने हाथ को दूर लेके जाएं बॉडी से, ये सेंटर वाली बॉडी है, इससे दूर लेके जाएं, सो दिस इज नोन एज एबडक्शन। एबडक्शन। और अगर हाथ वापस लेकर आए बॉडी के पास, तो दिस इज नोन एज एडक्शन। दिस इज कॉल्ड एडक्शन। ठीक है, तो फ्लेक्शन क्या है? आगे की तरफ हाथ आना, एक्सटेंशन पीछे की तरफ जाना, एबडक्शन दूर जाना बॉडी से, सेंटर से, ये सेंटर है बॉडी का, इससे दूर जाना, और एडक्शन वापस सेंट्रल बॉडी की तरफ आना। इसके अलावा रोटेशन बहुत सिंपल है, हाथ को रोटेट करें आगे से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ, तो ये रोटेशन है। ये सारी मूवमेंट जो है ये इस जॉइंट के ऊपर हो रही है, जिसे आप शोल्डर जॉइंट कहते हैं। तो शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। एक और बात जो इसके बारे में आपको लाजमी पता होनी चाहिए वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है। ये वाहिद जॉइंट है कि जिस पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है पूरी बॉडी में। हालांकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके थाई में भी होता है। जो आपका हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट, वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन उस पे इस जॉइंट के मुकाबले में कम मूवमेंट होती है। तो ये सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है शोल्डर जॉइंट। Okay, occasionally non-disjunction of the entire genome occurs during meiosis, producing abnormal gamete. Now, which type of genetic variation may result when one such gamete is fertilized by a normal gamete? तो देखिए भाई, पहले तो आप समझें कि नॉन डिस्जंक्शन का मतलब क्या होता है। तो आपने मियोसिस पढ़ा है, मियोसिस के अंदर क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। पहले मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 के नतीजे में क्या होता है, ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, ठीक है, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, ठीक है। इसके बाद होता है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के नतीजे में इसके ये दो धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब अगर स्पर्म बन रहा है तो ये एक स्पर्म के अंदर गया है और ये दूसरे स्पर्म के अंदर गया है। तो आपको पता है हमारे पास जो सेल्स होते हैं जिनसे स्पर्म बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और उससे एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, और उन चारों के अंदर आधे आधे क्रोमोसोम जाते हैं, यानी 23, 23, 23 और 23। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 46 इस तरह के होते हैं, और फिर क्या होता है, इनमें से एक एक धागा अलग हो जाता है, ठीक है। तो इधर गए, इधर गए, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो एक धागा इधर गया, एक धागा इधर गया। तो हो ये रहा है कि 46 वाला जो सेल था जिसमें 46 क्रोमोसोम थे, उससे 4 सेल्स बने हैं और सब में 23 क्रोमोसोम गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो दो धागे एक साथ जुड़े हुए हैं ये सेपरेट नहीं हो पाते। जब ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे, इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो होगा क्या, अगर ये हालत है और इस क्रोमोसोम ने सेपरेट होना था और इससे 2 सेल बनने थे, एक इधर बनना था और एक इधर बनना था, तो इसमें एक धागा जाना था, इसमें भी एक धागा जाना था। अब हुआ क्या, ये सेपरेट नहीं हुए, तो इधर कुछ भी नहीं किया और ये दोनों के दोनों चले गए इधर। तो अगर ये एक क्रोमोसोम के साथ होगा तो इसमें बजाय 23 के कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 24, और इसमें बजाय 23 के कितने हो जाएंगे, इसमें एक कम हो जाएगा, ये हो जाएंगे 22। दिस इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नॉन डिसजंक्शन ऑफ 1 क्रोमोसोम की। ये कह रहे हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ एंटायर जीनोम, पूरे के पूरे जीनोम की, सारे के सारे क्रोमोसोम की क्या हो जाए, नॉन डिसजंक्शन हो जाए। तो अब सिचुएशन देखें, नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, मेरी कोई वाइफ होगी उसके पास भी एक सेल होगा जिसमें 46 क्रोमोसोम है। मेरी बॉडी में जो स्पर्म बनेंगे उसमें 23 क्रोमोसोम जाएंगे, मेरी वाइफ की बॉडी में जो ओवम बनेगा उसके अंदर 23 क्रोमोसोम जाएंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक बेबी बनेगा जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। ये एक सेट था, ये हैप्लॉइड कहलाता है, 23 क्रोमोसोम का एक सेट होता है। ये भी एक सेट, ये भी एक सेट था, ये भी हैप्लॉइड कहलाता है। तो इससे जो बच्चा बनेगा वो होगा डिप्लॉइड, ठीक है। एक सेट इधर से आया, एक सेट इधर से आया, एक सेट इधर से आया, बच्चा जो बना डिप्लॉइड हो गया। ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ये कैसे हुआ, क्योंकि ये जो 46 क्रोमोसोम थे इनमें से हर एक जो है वो बीच से टूट गया,
तो एक धागा इधर गया, एक धागा इधर गया, तो 23 वाला ये बना, 23 वाला एक और बना होगा। खैर, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं इनमें नॉन डिस्जंक्शन हो जाए, नॉन डिस्जंक्शन का मतलब ये सेपरेट ना हो पाए, तो होगा क्या, हम में से किसी एक के अंदर अगर ये काम हो जाए, ठीक है, तो यहाँ ये 23 नहीं होंगे बल्कि 46 से जो सेल बनेगा वो 46 वाला ही बनेगा, क्योंकि क्रोमोसोम तो सेपरेट हुए नहीं, तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम आ गए। अब देखिए यहाँ से 46 आया और यहाँ से आया 23, तो बजाय 46 होने के यहाँ पे हो जाएंगे 69। जब दो सेट थे तो आपने वर्ड यूज किया था डायप्लॉइड, डाई का मतलब दो, जब 3 सेट हो गए ना, अब ये 2 इधर से आए, एक इधर से आया, तो अब ये कंडीशन हो जाएगी ट्राइप्लॉइड या इसे ट्रिप्लॉइड कहते हैं। तो अगर नॉन डिस्जंक्शन होगा पूरे के पूरे जीनोम का, ठीक है, मियोसिस के दौरान, तो कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब एक ऐसा जाइगोट बनेगा कि जिसके अंदर बजाय 2 सेट के 3 सेट होंगे, बजाय 46 क्रोमोसोम के 69 क्रोमोसोम्स होंगे। बाकी चीज़ों का मतलब मैं बता देता हूँ। एन्यूप्लॉइडी कहते हैं एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना या कम हो जाना। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन हो रही थी ना, 24 हो रहे थे, यहाँ पर 22 हो रहे थे, ये एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। एक क्रोमोसोम के नंबर में ऊंच नीच हो जाना, यहाँ पे तो पूरा का पूरा सेट था जो ऊपर नीचे हो रहा था, पूरा का पूरा सेट एक्स्ट्रा आ रहा था, 23 क्रोमोसोम थे जो एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो ये कहलाता है पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब सिंगल, पॉलीप्लॉइडी का मतलब पूरा का पूरा सेट। डिलीशन कहते हैं क्रोमोसोम के कोई पार्ट डिलीट हो जाए। ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये 1 2 3 और 4 पार्ट हैं, अगर इसके अंदर से कोई एक पार्ट लॉस हो जाए, 1 2 और 3 पार्ट रह गए, तो ये डिलीशन कहलाता है। इन्वर्जन कहते हैं इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, अगर ए जो है वो डी की जगह आ जाए या सी जो है वो बी की जगह चला जाए, दिस इज नोन एज इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मैं चैप्टर नंबर 6 जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। ओके, द डायग्राम शोज द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, नजर आ रहे हैं हमें। अब इन्होंने लेबल किया हुआ है स्ट्रक्चर्स को, हमें उनके नाम बताने। तो जो सबसे कॉमन है, जिसका सबको पता होता है, उसी को इन्होंने लेबल नहीं किया, वो है किडनी, ठीक है। सबको, सब बच्चों को पता होता है कि ये किडनी है, इन्होंने किडनी को लेबल नहीं किया ताकि बच्चों को पता ही ना चल सके। तो आप देखिए, किडनी से जो पाइप निकलता है, इस किडनीज का काम होता है यूरिन बनाना। उसके बाद ये पाइप है जो इस यूरिन को लेकर आता है इस ऑर्गन तक ताकि इसमें जमा किया जा सके। इस पाइप को यहाँ पे 1 कहा है, ये पाइप कहलाता है यूरेटर। तो ये राइट यूरेटर है और ये लेफ्ट यूरेटर है। तो देख लें 1 पे यूरेटर कहाँ लिखा है, इसमें नहीं लिखा, इसमें यूरिद्रा लिखा है, यूरिद्रा कुछ और होता है, यूरेटर यूरेटर, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब यूरेटर से जो यूरिन आता है वो इस ऑर्गन में जमा हो जाता है। ये नंबर 2 जो है ये बेसिकली कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। इस ब्लैडर का काम होता है इसको स्टोर करना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है सी। और देख लेते हैं, ब्लैडर से एक पाइप निकलता है, उसका नाम होता है यूरिद्रा, इसके थ्रू यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर जाता है। अच्छा, ये 5 है, सॉरी 3 अगर देखें 3, अच्छा 5 है ना, ठीक है ना, तो यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं ना। तो ये जो यूरिद्रा है ये 5 है, तो 5 पे देख लें यूरिद्रा कहाँ लिखा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। इसके बाद देख लेते हैं 3 के ऊपर, किडनी के ऊपर एक अदद ग्लैंड होता है जिसको सुप्रा रीनल भी कहते हैं क्योंकि किडनी के ऊपर है, और इसका मेन नाम जो है वो एड्रीनल ग्लैंड है। तो ये लिखा हुआ 3 के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड। अब अगर 4 आपको नहीं पता या समझ नहीं भी आ रहा, कोई मसला नहीं है, आपको पता लग गया कि 4 जो है वो एओर्टा है। एओर्टा बेसिकली वो पाइप है जो आपके हार्ट से निकलता है और ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। तो ये एओर्टा से ही ब्रांच निकलेंगी। देखें, ये एओर्टा है, इससे ये ब्रांच निकल रही है, ये रीनल आर्टरी कहलाती है जो किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी। और ये जो दूसरा पाइप आपको नजर आ रहा है ये वीना केवा है। वीना केवा वो पाइप होगा, वीना केवा जो वो पाइप होगा जो ब्लड को वापस लेके जाएगा, और रीनल वेन जो है ना वो इसमें जाकर ड्रेन करेगी। तो ये सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। द डायग्राम शोज 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं कि भाई जिनके पास सेम नंबर होता है क्रोमोसोम का, और सॉरी होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं कि जिनके पास सेम कैरेक्टर की जीन लगी हुई होती है और सेम पोजीशन पे। तो यहाँ पे 2 पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई विच स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज शोन। तो पहली बात यह है कि जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम की बात होती है, जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम की बात होती है और वो अटैच हुए हुए दिखाए जाएं, ये एक क्रोमोसोम है और ये
दूसरा क्रोमोसोम है। अगर तो ये आपको इस तरह से अटैच हुए हुए दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, तो चांसेस हैं कि ये मियोसिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये बात हो रही होगी मियोसिस के बारे में। अगर ये अटैच नहीं है तो या तो ये माइटोसिस के बारे में बात हो रही है या ये बात हो रही है मियोसिस 2 के बारे में। देखिए अगर इस तरह की सिचुएशन है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये होगा मियोसिस, लेकिन मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है, तो ये मियोसिस 1 की बात हो रही होगी। लेकिन अगर ये इस तरह से नहीं दिखाए गए, इस तरह से दिखाए गए हैं कि ये क्रोमोसोम है और इसको पकड़ा हुआ है किसने, इसको पकड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर ने, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा है, तो या तो ये माइटोसिस की बात हो रही है या ये बात हो रही है किसकी, मियोसिस 2 की बात हो रही है। अब अगर आप यहाँ देखें तो कहीं पर भी मियोसिस 2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है मियोसिस 1, यहाँ पे भी लिखा है मियोसिस 1। मैंने आपको कहा कि अगर ये वाली हालत है तो ये मियोसिस 2 की बात हो सकती है, लेकिन ये मियोसिस 1 की बात नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये दोनों आपने रूल आउट कर दिया। अब देख लेते हैं कि ये माइटोसिस का कौन सा फेज है। देखिए अगर आप गौर करें तो क्रोमोसोम कहाँ पर है, क्रोमोसोम है सेल के बिल्कुल बीच में, वो कौन सा फेज। और दूसरी बात भी देखें कि ये जो क्रोमोसोम के 2 धागे हैं, ये एक क्रोमोसोम है पूरा, ये पूरा एक क्रोमोसोम है और ये इसके 2 धागे हैं, ये एक धागा है और ये दूसरा धागा है, ये दोनों धागे कहलाते हैं क्रोमैटिड्स। इस वक्त ये क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच हैं, अभी ये सेपरेट नहीं हुए, और सारे के सारे क्रोमोसोम सेल के सेंटर में या सेल के इक्वेटर पर हैं। ये एक ही फेज में काम होता है और वो फेज कहलाता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। तो ये मेटाफेज है और ये माइटोसिस का है। ये मियोसिस 2 हो सकता था, अगर ये यहाँ पर मियोसिस 2 लिखते तो हो सकता था। फिर भी इसके अंदर एक इशू ये आता कि यहाँ पर इन्होंने बात की है 2 पेयर्स की, ठीक है। अगर ये मियोसिस 2 होता तो ये 2 पेयर्स की बात नहीं करते, ये बात करते वन होमोलोगस क्रोमोसोम की, क्योंकि मियोसिस 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 जोड़ियाँ नहीं होती, कोई एक जोड़ी का कोई एक क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता। तो ये पहली बात तो ये माइटोसिस है, और माइटोसिस का कौन सा फेज है, ये माइटोसिस का मेटाफेज है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A mutation involving the substitution of one nitrogenous base for another has altered the base sequence of a DNA molecule, coding for 4 amino acid as shown below। ठीक है, कोई म्यूटेशन हुई है, कोई चेंज आया है, एक नाइट्रोजनस बेस जो है ना वो चेंज हो गया, और यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ भी है। देखें ये दोनों सेम है, ये भी 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 सेम है। फर्क आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे G होना चाहिए था, नॉर्मल में G है जहाँ पे, वहाँ पर उसकी जगह आ गया है C, बाकी पूरा सेम है। अच्छा, इस DNA से बनना है 4 अमाइनो एसिड जो हैं उनका कोई प्रोटीन बनना है इससे। द टेबल शोज 6 कोडॉन्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड इनटू विच ईच इज ट्रांसलेटेड। ये इसका मैसेंजर RNA का कोड है और ये अमाइनो एसिड है। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये जो म्यूटेशन हुई है यहाँ पे, इसने कौन से अमाइनो एसिड को चेंज किया है। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। देखें सबसे पहली बात तो ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये है DNA, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि DNA से बनता है RNA, ठीक है, और DNA और RNA की इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पहले हम इस DNA से बनाते हैं RNA, पहले नॉर्मल वाले से बनाते हैं। तो ये हमारे पास, अच्छा हमें पूरा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमसे सिर्फ ये पूछा है कि ये जो म्यूटेशन हुई है इसमें कौन सा अमाइनो एसिड था जिसकी जगह दूसरा अमाइनो एसिड आएगा। तो आपको मालूम होगा कि चाहे DNA हो चाहे RNA हो, जो कोड होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का दूसरा कोड है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कोड है, और ये 3 न्यूक्लियोटाइड का चौथा कोड है। हमें चौथे कोड से काम नहीं है, दूसरे से भी नहीं है, पहले से भी नहीं है, हमें सिर्फ काम है इस तीसरे वाले कोड से। तो अगर DNA के अंदर लगा हुआ है GAT और इससे बनना है RNA, तो G के सामने आएगा C, A के सामने आएगा U और T के सामने आएगा A। ये होना चाहिए था नॉर्मल में, यानी नॉर्मल में होता CUA। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है CUA, बिल्कुल नज़र आ रहा है। इसका मतलब उस प्रोटीन में नॉर्मली होना चाहिए था ल्यूसीन, लेकिन अब हो गई है उसमें क्या, म्यूटेशन।
म्यूटेशन के बाद GAT नहीं है, म्यूटेशन के बाद है CAT, ये है DNA में। अब इससे जो RNA बनेगा उसमें होगा GUA। देख लें GUA किसके अंदर है, GUA इसके अंदर है और इसका अमीनो एसिड है वेलिन। तो होना चाहिए था यहाँ पे ल्यूसीन, लेकिन म्यूटेशन के बाद अब यहाँ पे आएगा क्या, वेलिन। बस ये इन्होंने पूछा है, तो हमने बताना है कि म्यूटेशन की वजह से जहाँ ल्यूसीन होना चाहिए था वहाँ अब उसकी जगह आ गया है वेलिन।